तो बच्चों अपन देख रहे थे कि जो स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर स्फेरिकल सेल से कोई पॉइंट बाहर है बच्चों, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो उसके वजह से जो पोटेंशियल आती है बाहर, वो आती है चार्ज चार्ज का अमाउंट जो रहता है स्फेरिकल सेल पे, वो है क्यू के क्यू बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। ठीक है, देखो सरफेस पे कितना आता है, सरफेस पे आता है के क्यू बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन देख चुके थे अंदर कितना आता है के क्यू बाई आर, जितना जितना जो है वी इन आता है उतना ही वी सरफेस भी आता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो कंडक्टर का सरफेस होता है बच्चों, वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू आती है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि सरफेस से वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपने को करना क्या है, फॉर्मूले को दिमाग में रखना है। देखो अगर कोई बाहर का पॉइंट है उसके वजह से है सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये आर स्क्वायर क्या है, ये है रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, और आर जो स्मॉल आर है वो है सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, उस पॉइंट का। यहाँ देखो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ जो सरफेस पर देखो एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक सेल का एक अपन प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे 3 कंसेंट्रिक सेल है। कंसेंट्रिक सेल का मतलब होता है बच्चों कि वैसा सेल जिसके सेंटर कॉमन हो। ठीक है, देखो ये एक सेल है, एक सेल है, ये 3 सेल है जिसका कॉमन सेंटर सी यहाँ पे। ठीक है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस सेल 2 की रेडियस R2 और सेल 3 की रेडियस है बच्चों R3। ठीक है, देखो इस पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लस सिग्मा है, यहाँ माइनस सिग्मा, यहाँ प्लस सिग्मा। अपने को गिवन क्या है सवाल में कि अगर अगर V1 की वैल्यू V3 के बराबर है, मतलब यहाँ का जो नेट पोटेंशियल है V1 और यहाँ जो नेट पोटेंशियल है V3, इसकी वैल्यू गिवन है, तो रेडियस के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है इन तीनों सेल का, उसका रिलेशन देखना। ठीक है, तो देखो अपन क्या किए, V1 निकाले। सुनना बच्चों, V1 कहाँ का पॉइंट है, यहाँ। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो V1 पॉइंट, ये जो 1 पॉइंट है, इस पे जो V1 निकल रहा होगा वो तीनों सेल का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो अपन जब फर्स्ट सेल की बात करें तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो उसके सरफेस पे है। तो देखो सरफेस वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, सिग्मा R1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सेकेंड सेल है बच्चों, उसके लिए ये जो 1 पॉइंट है वो इसके अंदर है, और अंदर वाले पॉइंट पे उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। सरफेस वाला फॉर्मूला यहाँ पता है, यहाँ सेकेंड सेल में सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव है तो मैंने माइनस सिग्मा R2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। ठीक है, सिमिलरली अपन देखें बच्चों तो ये जो थर्ड सेल है उसके लिए जो 1 पॉइंट है वो अंदर है, तो वापस सरफेस वाला फॉर्मूला, क्योंकि V इन इक्वल टू वी सरफेस होता है, प्लस सिग्मा R3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चों तो फर्स्ट और सेकेंड के लिए जो थर्ड पॉइंट है क्या है, वो बाहर है। ठीक है, ठीक है, बाहर है, तो अपन देख रहे हैं कि बाहर वाले सरफेस के लिए सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर आता है वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर V3 की वैल्यू निकालते हो फर्स्ट सेल की वजह से, तो सिग्मा R1 स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R3 क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेल से कितना डिस्टेंस है यहाँ R3। ठीक है, माइनस सिग्मा 2, मतलब सेकेंड की वजह से सिग्मा R2 अपॉन एप्सिलॉन R2 स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू R3 प्लस R3, ये तो सरफेस के लिए है ना थर्ड वाला, तो सिग्मा R3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गिवन क्या है बच्चों, अपने को गिवन है कि V1 इज इक्वल टू V3, तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया, जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसको कैंसिल किया, तो R1 माइनस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू अपने को मिल रहा होगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन R3 प्लस R3। यहाँ R3 कैंसिल, इस R3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो R1 माइनस R2 इंटू R3 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर आ रहा होगा। अपने को पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये बात अपने को पता है। ठीक है, मैंने इस एक्सप्रेशन का यूज किया और इसको स्प्लिट आउट कर दिया, तो R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, यहाँ R1 माइनस R2 कैंसिल, अब बच क्या रहा होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3। तो जो R3 की वैल्यू आ रही है वो R1 प्लस R2 के इक्विवेलेंट आ रही है। तो देखो R1 R2 और R3 में अपने को रिलेशन मिल गया। ठीक है बच्चों, देखो एक और सवाल करते हैं। सवाल ये है बच्चों
इस बार मैंने सिग्मा के टर्म में सवाल पूछा था, ध्यान रखना, मैंने इस बार आपको सिग्मा दिया था। इस बार जो सवाल है बच्चों वो ऐसा है, 3 सेल है, ठीक है, कि ये रहा 3 सेल, ठीक, R1 R2 और ये R3। कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं दे रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ प्लस Q1, यहाँ दे रहा हूँ प्लस Q2 और यहाँ दे रहा हूँ प्लस Q3। एक पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, यहाँ मत पॉइंट लो, एक पॉइंट इसके अंदर है 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 पॉइंट है, ठीक है। और R जो है ये डिस्टेंस है, R या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रेस्पेक्टिव सेल्स, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है, पहला जो सवाल है V1 की वैल्यू कितनी आएगी, दूसरा नेट V2 निकालो और तीसरा V3 की वैल्यू निकालो। सोचो बच्चों, आसान सवाल है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं बच्चों तो देखो V1, अपने को क्या करना है, पहले तो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि किस सेल के अंदर है पॉइंट, बाहर है कि सरफेस पे है। और अपने को फॉर्मूला पता है, ये तो सिग्मा वाला फॉर्मूला था। अपन अगर चार्ज गिवन है तो चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो V1 के लिए जो फर्स्ट सेल है, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 और ये सेल नंबर 3। सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो सेल नंबर 1 के लिए ये फर्स्ट पॉइंट अंदर का है, अंदर उतना ही पोटेंशियल हो जितना बाहर। तो क्या 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 लिख दूं बच्चों, Q1 अपॉन R1 प्लस ये सेल 2 का के लिए फर्स्ट पॉइंट अंदर क्या का पॉइंट है, तो Q2 अपॉन R2, ठीक है, प्लस सेल 3 के लिए 1 पॉइंट अंदर के लिए है तो Q3 अपॉन R3। कोई दिक्कत, अगर इसको इसमें K बाहर निकालो, K की वैल्यू डाल दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 आ रहा होगा। ये मिल रहा होगा फर्स्ट का सॉल्यूशन। सिमिलरली सोचो आप सेकंड का सॉल्यूशन क्या मिल रहा होगा। सेकंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करो कि किस स्फीयर के लिए वो कौन सा पॉइंट होगा। तो अगर अपन V2 की वैल्यू देखें बच्चों, तो जो सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट से बाहर है, तो Q1 अपॉन R। देखो R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रेस्पेक्टिव सेल्स, ठीक है। देखो प्लस सेकेंड वाले सेल के लिए सेकेंड वाला पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है, तो लिख दूं Q2 अपॉन R2। सिमिलरली जो थर्ड सेल है बच्चों उसके लिए ये भी अंदर वाला पॉइंट है। ये सॉल्यूशन आ रहा होगा। अगर V3 की वैल्यू की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट और सेकेंड के लिए बाहर का पॉइंट है, तो लिख डालो Q1 अपॉन R प्लस Q2 अपॉन R प्लस थर्ड के लिए इनर का पॉइंट है, तो जितना सरफेस पे उतना ही अंदर, ठीक है। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है बच्चों। देखो ये 2 सवाल है, या तो आपको चार्ज गिवन है और नहीं तो सिग्मा गिवन है। तब कुछ नोट्स लिखते हैं। देखो याद रखना कि अगर 2 कंसेंट्रिक सेल है बच्चों, याद रखना कि अगर 2 कंसेंट्रिक सेल है तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो फाइनल सेल पे गिवन चार्ज से इंडिपेंडेंट आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लिखो, यहाँ लिखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सेल्स आर मत लिखो, इज independent of charge on outer cell, ठीक है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था उसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये है
R1 रेडियस, ये है R2 रेडियस, ठीक है। इस पे मैंने प्लस Q1 चार्ज दिया है, इस पे प्लस Q2 चार्ज। यहाँ 2 पॉइंट है बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट है। यहाँ पे मैं V1 लिखता हूँ, यहाँ V2 लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो अगर V1 लिखोगे, लिखो फटाफट, अगर V1 लिखते हो आप तो क्या मिल रहा होगा बताओ, नेट पोटेंशियल। तो अगर आप V1 लिखते हो तो V1 लिखोगे तो फर्स्ट सेल के लिए ये सरफेस का पॉइंट है तो KQ1 अपॉन R1 प्लस सेकेंड के लिए अंदर का सरफेस, अंदर का पॉइंट है तो ये आ रहा होगा KQ2 अपॉन R2, ठीक है। अगर V2 लिखते हो बच्चों, V2 के लिए जो ये जो पहला सेल है वो सेकेंड पॉइंट के लिए, सेकेंड पॉइंट इससे बाहर लाई कर रहा है तो मैं क्या लिख दूं, KQ1 अपॉन R2 प्लस KQ2 अपॉन R2, ठीक है। अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो V1 माइनस V2 निकालूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 माइनस KQ1 अपॉन R2 प्लस KQ2 अपॉन R2। इस ब्रैकेट को ओपन करे हुए बच्चों तो देखो क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, माइनस KQ1 अपॉन R2 माइनस KQ2 अपॉन R2। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल, बच क्या रहा है, बच ये रहा होगा, देखो KQ1 बाई R1 माइनस KQ2 अपॉन R2। यहाँ कॉमन निकालते हो, K कॉमन निकालोगे तो Q2 कहाँ आ रहा होगा, Q1 आ रहा होगा ना यहाँ, ठीक है। KQ1 कॉमन निकालते हो, ये आ रहा होगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखो तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन केस ऑफ टू कंसेंट्रिक सेल्स, वो आ रहा है इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज ऑन आउटर सेल। देखो ये KQ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्या ये डेल्टा V Q2 पे डिपेंडेंट है, नहीं, ये देखो इंडिपेंडेंट फ्रॉम Q2, और Q2 क्या है, फाइनल मीन्स आउटर सेल पे चार्ज, ठीक है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन Q1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जो दूसरा नोट है बच्चों वो ये है कि अगर दो कंसेंट्रिक सेल्स हैं, अगर उनको अपन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, दो कंडक्टिंग सेल्स अगर उनको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो जो इनर स्फीयर होता है बच्चों उससे टोटल चार्ज आउटर स्फीयर पे चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो लिख लो इफ, क्या लिखो, इफ टू concentric cells are connected with connecting wire. If two concentric cells are connected with conducting wire, the entire charge flows on outer sphere, ठीक है। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो दो कंसेंट्रिक स्फीयर, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, ठीक है। इस पे मान लो Q1 चार्ज है, इस पे मान लो Q2 चार्ज है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ एक पॉइंट है 1 और यहाँ एक पॉइंट है 2। अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, सुनना बच्चों, अगर इनके बीच में
पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो अगर हम दोनों को कनेक्ट करें, ठीक है, अगर दोनों को कनेक्ट करें तो आफ्टर कनेक्शन, याद रखना, आफ्टर कनेक्शन जो चार्ज की वैल्यू होगी, R1 है, ये R2 है, ये जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो टोटल जो Q1 चार्ज है वो फ्लो होके बाहर आ जाएगा, और बाहर टोटल चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे जो Q टोटल होगा वो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, और इस पे 0 चार्ज बचेगा। ठीक है बच्चों, तो कनेक्शन के बाद अगर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं किसी भी इनर पॉइंट पे, तो जो V इन आ रहा होगा बच्चों K Q1 प्लस Q2 अपॉन R2 आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखो एक सवाल करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सवाल ये है कि, ठीक है बच्चों, सवाल ऐसा है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये 2R, इस पे चार्ज प्लस का Q1। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है 1 और एक और स्फीयर बना लिया मैंने। ठीक है, इसकी रेडियस 2R नहीं, R ले लो इस बार, इस पे चार्ज ले लो Q2, यहाँ एक पॉइंट है 2। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि V1 की वैल्यू इस केस में V1 और V2 कितना आ रहा होगा। ठीक है, जब ये दोनों बाहर होंगे। ठीक, जो दूसरा सवाल है बच्चों, मैंने इनको कंसेंट्रिक लाके प्लेस कर दिया। सुनना, इसको उठाया, उठा के ला करके इसको इसके कंसेंट्रिक सेम सेंटर मानते हुए इसको इसके अंदर रख दिया। इस केस में आपको बताना है कि V1 और V2 क्या होगा। प्लेस्ड कंसेंट्रिक, प्लेस्ड कंसेंट्रिक, देन फाइंड V1 एंड V2। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, कंसेंट्रिक प्लेस करने के बाद, ठीक है, कनेक्टेड विथ कंडक्टिंग वायर, देन फाइंड V1 एंड V2, नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, तो अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें बच्चों, तो जो पहला केस है वो केस है कि जब जैसा सवाल था वैसा ही सेल्स प्लेस्ड है, मतलब ऐसे ही है। तो इस केस में अगर अपन सॉल्यूशन देखें, जो पहला केस है इसके वजह से पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है। ठीक है, तो देखो अगर V1 निकालें तो K Q1 अपॉन 2R आ रहा होगा, और V2 निकालते हैं बच्चों तो K Q2 अपॉन R आ रहा होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत। देखो जो दूसरा सवाल है इसमें यह है कि मैंने इस बार कंसेंट्रिक प्लेस कर दिया, AR और ये 2R, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, यहाँ एक पॉइंट 1 है और यहाँ एक पॉइंट 2 है, यही है ना, नहीं उल्टा है। ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, और इस पे Q2 चार्ज है ना, इस पे Q2 चार्ज है, छोटे वाले पे Q2 है और बड़े वाले पे Q1 है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे अगर नेट पोटेंशियल लिखते हो बच्चों, फर्स्ट वाले पॉइंट पे अगर नेट पोटेंशियल लिखते हो आप, देखो रुक जाओ एक बार, ये बड़े वाले पे फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे लिखते हो तो जो इनर वाला है उसके वजह से वो आउटर वाला पॉइंट है, तो K Q2 अपॉन R2R, R2 की जगह 2R लिखो। ठीक है, प्लस ये बड़े वाले के लिए ये क्या है, सरफेस का पॉइंट, तो 2R, तो K
अपन 2r कॉमन करोगे तो Q1 प्लस Q2 आ रहा होगा V1। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर V2 कैलकुलेट करते हो बच्चों तो सेकेंड पॉइंट जो है इनर वाले के लिए सरफेस का पॉइंट है, तो लिख डालो R, ठीक है, प्लस ये बड़े वाले के लिए ये इनर का है ना, Q2, ठीक है, Q2 होगा ना, ठीक है। देखो जो Q1 अपॉन 2R, इसको सॉल्व करते हो तो कितना मिल रहा होगा बताओ। ये K/R कॉमन कर लो, Q2 प्लस Q1 अपॉन 2 मिल रहा होगा, ठीक है। ये मिल रहा होगा V2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो जो तीसरा सवाल है वो है कि मैंने इस बार कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। जैसे ही मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा दोनों को, तो जो Q2 है बच्चों, ये जो Q2 चार्ज है वो पूरा आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो ये सिंपल ऐसे बन जाएगा, जैसे ही मैं इस छोटे वाले को कनेक्ट किया तो यहाँ पे जितना भी चार्ज था बच्चों ये फ्लो हो जाएगा इससे, और यहाँ Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। और ये है पॉइंट, यहाँ से 2R, और ये 1 था, सॉरी ये 1 था, और ये 2 पॉइंट था, और इसकी रेडियस R थी। तो इस केस में अगर मैं V1 निकालूँ, बच्चों, ठीक है, तो आ रहा होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2R। अगर V2 निकालूँ बच्चों तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2R यह हो रहा। ये तो मैं अब आपको पहले ही बता चुका था कि जैसे ही सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल हो जाता है, और जो टोटल चार्ज होता है आउटर सेल पे वो हो जाता है, जितना इनर होता है पूरा फ्लो हो जाता है। तो Q1 प्लस Q2 हो जाता है टोटल चार्ज, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि सवाल ऐसा है, इस बार मैंने क्या किया है, थोड़ा थिक बना दिया है। क्या किया? थोड़ा थिक कंडक्टर बना दिया है, ठीक है। ये ड्राइंग थोड़ा देख लेना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस A है, यहाँ से यहाँ तक B है, और यहाँ से यहाँ तक C है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ -Q चार्ज दिया आपको, ठीक है, और बाहर वाले सरफेस पे +2Q चार्ज दे रखा है आपको। यहाँ पे एक पॉइंट है P, आपको निकालना क्या है कि Bp की वैल्यू क्या आएगी। ये थिक कंडक्टिंग सेल है। देखो जैसे ही मैं यहाँ -Q चार्ज दूंगा तो इंडक्शन चालू हो जाएगा, यहाँ +Q आएगा और यहाँ -Q चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आउटर वाले पे जो Q नेट आएगा बच्चों वो कितना आ गया, 2Q - Q इज इक्वल टू Q। तो अगर अपन P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल लिखे हैं तो इनर वाले के वजह से ये आउटर सरफेस है, तो कितना लिखूं बताओ, -KQ अपॉन B, प्लस इंडक्शन की वजह से +KQ अपॉन B, प्लस बाहर वाले के लिए इनर सरफेस है तो KQ अपॉन C। यहाँ देखो ये कैंसिल हो रहा है तो V@P आ रहा है KQ अपॉन C। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो सेल से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम कंसेप्चुअल है, ठीक है। सवाल है बच्चों कि सुनना, एक सेल है, ठीक है, न्यूट्रल सेल है, मैंने यहाँ पे +Q चार्ज रखा है, ठीक है। इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ठीक है, और यह है उसका सेंटर, इससे इसका डिस्टेंस R है, ठीक है।
यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बताना है कि ई ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी कितना आ रहा होगा। दूसरा बताना है ई नेट एट पॉइंट पी कितना आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा बताना है ई ड्यू टू एस्फीयर कितना आ रहा होगा। ई ड्यू टू एस्फीयर पॉइंट पी पे कितना आ रहा होगा ना, पॉइंट भी लिख लो, वैसे अंडरस्टूड है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है वी ड्यू टू प्लस क्यू एट पी कितना आ रहा होगा। जो दूसरा है वो है वी नेट एट पी कितना आ रहा होगा, और उसके बाद बताना है वी ड्यू टू एस्फीयर एट पॉइंट पी कितना आ रहा होगा। फटाफट सोचो, आसान सवाल है और सॉल्व कर डालो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सवाल तो समझ गए होंगे। जब सवाल समझ गए तो सॉल्यूशन बनाओ। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाया बच्चों, देखो ये सेल है, तो जैसे ही मैं एक न्यूट्रल सेल के बगल में चार्ज रखता हूँ तो यहाँ इंडक्शन चालू हो जाएगा। जैसे ही इंडक्शन चालू होगा तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ माइनस क्यू और इधर प्लस अमाउंट का चार्ज आ जाएगा। मतलब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों इस न्यूट्रल कंडक्टर और सेल पे, वो नॉन यूनिफॉर्म नेचर का है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म नेचर का, ठीक है। तो अगर मैं पहला सॉल्यूशन करूं बच्चों, तो इस क्यू की वजह से आपको पता है कि अगर एक क्यू चार्ज है और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल पूछो तो फॉर्मूला आपने को पता है। तो ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी कितना आ रहा होगा, के क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो, जो इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, ये है कि नेट पॉइंट, आपको पता है कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट है तो अंदर वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज कॉम्बिनेशन या डिस्ट्रीब्यूशन 0 आता है। तो ई पी नेट जो आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, ठीक है। चलो, अगर अपन तीसरा पार्ट की बात करें बच्चों, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा होगा वो, या इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल आ रहा होगा, ये इसका कॉम्बिनेशन होगा प्लस इस स्फीयर का कॉम्बिनेशन होगा। तो अपन लिखे हैं कि ई पी नेट इज इक्वल टू ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस ई ड्यू टू स्फीयर या सेल, ठीक है। सेल को मैं स्फीयर लिख रहा हूँ, या सेल लिख लो, ठीक है। चलो, तो ये तो पता है 0, ई प्लस क्यू की वजह से पता है, ठीक है, प्लस ई ड्यू टू सेल। तो ई ड्यू टू सेल जो आ रहा है बच्चों, ठीक है, तो ई ड्यू टू जो सेल आ रहा है, ई ड्यू टू सेल आ रहा है जो, और है माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस साइन क्यों सर? माइनस साइन डायरेक्शन के लिए। अगर मैं ई ड्यू टू सेल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आ रहा होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बच्चों, तो सेल के वजह से इधर आ रहा होगा। मतलब यही है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अगर मैं इसका अगला पार्ट सॉल्व करूं, जो कि चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट ये है बच्चों कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पता है, के क्यू बाई एक्स आएगा। चलो, जो पांचवा पार्ट है बच्चों, ये है कि वी नेट एट पी। आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट हो, सुनना, अगर कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट है बच्चों, तो कंडक्टर के लिए वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है कि नहीं, ठीक है। तो कितना आ रहा होगा चार्ज? तो यहाँ पे इसमें मान लो कि क्यू चार्ज आया, तो के क्यू बाई आर आ रहा होगा। इसको लिख लो, वी नेट
वी नेट एट पॉइंट पी के क्यू अपॉन आर आ रहा होगा, ठीक है। चलो सर छठा पार्ट बताओ। तो वी नेट एट पी पॉइंट इज इक्वल टू आ रहा होगा वी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस वी ड्यू टू स्फीयर, या सेल लिख लो यहाँ सेल। तो वी ड्यू टू सेल अगर निकालें बच्चों तो वी नेट माइनस वी ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करें तो वी नेट की वैल्यू थी के क्यू बाई आर माइनस, ठीक है, प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई एक्स। इसको सॉल्व करते हो तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एक्स आ रही होगी, ठीक है वैल्यू। ये इसका सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना? चलो ठीक है। अब अपन जा रहे हैं बात करने कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर कोई चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चों, तो उसके वजह से जो है पोटेंशियल कितना आता है। तो अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसके वजह से पोटेंशियल कितना आता है, ठीक है। चलो अपन अभी तक सेल की बात कर रहे थे जो कि कंडक्टिंग नेचर का था, ठीक है बच्चों। देखो अपन जो डील करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर, इसी को अपन बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर, ठीक है। चलो ये रहा वो स्फीयर। आपको पता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक है तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो क्या होगा, रो के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो देखो और रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू की वैल्यू जो आ रही होगी रो 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट अंदर है। कोई दिक्कत? ये मान लो 1, ये 2 और ये 3। यहाँ वी आउट निकलेगा, यहाँ वी सरफेस निकलेगा, यहाँ वी इन निकलेगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो अगर मैं केस 1 बनाऊं बच्चों, अगर केस 1 बनाता हूं जब पॉइंट जो है स्फीयर के बाहर है, तो अपन देख चुके हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है क्या कि अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, इसके वजह से फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा वही होगा। चलो अगर अपन इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो 0 से वी आउट डी वी इज इक्वल टू माइनस का क्या लिख दूं, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके थे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो वी आउट की वैल्यू आएगी बच्चों, सॉल्व कर लेना, कई बार कर चुका हूँ, के क्यू बाई आर, ठीक है। ये है बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर। ये उसी तरह आ रहा है जैसे सेल के केस में आ रहा था, जैसे सेल के केस में आ रहा था, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं केस 2 की बात करूं, जब मैं सरफेस पे आ जाऊं तो यहाँ r इक्वल टू आर डाल दो, या इंटीग्रेशन में कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे ना ऐसे 0 से लेकर के v सरफेस डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक आने में। इसको सॉल्व करोगे तो आपको वी एट सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर आ रहा होगा, यहाँ आर की वैल्यू आर डाल देते तो भी मिल जाता, ठीक है। केस 3 की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर अपन अंदर हैं, अपन इस बार अंदर वाले पॉइंट को डील कर रहे हैं, इस केस में वी निकल रहा होगा,
तो वी इन देखो क्या है बच्चों, जो वी इन है वो क्या है कि देखो इसके वजह से जो अगर एक चार्ज या स्फीयर है तो इसकी वजह से जो बाहर वाले पॉइंट पे होता है उसका जो फील्ड का नेचर होता है वो ये होता है, और अंदर वाले पॉइंट के लिए जो फील्ड होता है बच्चों उसकी वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट हुआ ना। तो अपन यहाँ से यहाँ तक की जो फील्ड की वैल्यू है वो सेम है, और इसके अंदर जैसे ही जाते हैं तो फील्ड की वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, चेंज हो जाती है, और वो जो फील्ड की वैल्यू आती है अंदर वाले पॉइंट के लिए बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आती है, के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ये फील्ड, इसके बाहर जो फील्ड है बच्चों, इसके बाहर जो फील्ड है वो अलग है, और इसके अंदर जो फील्ड है वो अलग है। ठीक है, इसके अंदर जो फील्ड है वो अलग है। तो यही रीजन है कि अपने को इसका वर्क डन जो होगा यहाँ इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर के स्मॉल आर तक वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक बात करूँ बच्चों, इन्फिनिटी से लेकर के जब मैं आर तक आया इसके रेडियस तक, तो इस केस में फील्ड की वैल्यू मेरे को मिली ये वाली माइनस। जैसे ही मैं आर से आर गया तो फील्ड की वैल्यू मेरे को मिल रही है बच्चों के क्यू अपॉन आर क्यू डी आर। इसको जैसे ही मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू तो के क्यू अपॉन आर ही आ रही होगी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही होगी। इसकी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो तो के क्यू अपॉन आर क्यू इंटीग्रेशन आर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, आर से आर तक। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो देखो के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2r होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आर से आर, इसको सॉल्व करते हो तो के क्यू बाई आर, ठीक है, ये माइनस आ रहा होगा ना, ठीक है, माइनस ये देखो ये के क्यू बाई आर क्यूब 2 बाहर निकाला तो यह आ रहा होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ रहा होगा वी इन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करें बच्चों। अगर आप थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हो तो देखो क्या मिल रहा होगा, वी इन जो मिल रहा होगा, अपन क्या करते हैं के क्यू अपॉन 2r क्यू कॉमन करते हैं। इसका मतलब इससे मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2r बच रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद माइनस आर स्क्वायर ये आ रहा होगा, तो के क्यू अपॉन 2r क्यूब, ये देखो यहाँ 3 ये आर स्क्वायर आ रहा होगा ना, कितना आ रहा होगा, ये आर स्क्वायर आ रहा होगा ना बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैंने आर क्यूब कॉमन किया। तो देखो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं 3r स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जो वी इन की वैल्यू आ रही है बच्चों वो ये आ रही है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं यहाँ नोट देखूं, अगर इसमें r इज इक्वल टू 0 डालता हूँ, r इज इक्वल टू 0 डालने का मतलब मैं कहाँ चला गया, सेंटर पे चला गया। तो इस केस में जो सेंटर पे पोटेंशियल आ रहा होगा, देखो v एट सेंटर इज इक्वल टू r इक्वल टू 0 डालोगे तो 3/2, ठीक है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, इससे ये कटा 3/2 के क्यू बाई आर। तो इसको लिख, और के क्यू बाई आर क्या है, सरफेस का पोटेंशियल, तो 3/2 इंटू वी एट सरफेस। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल मिलता है इस केस में बच्चों वो 1.5 गुना आता है, किससे, सेंटर पे जितना पोटेंशियल होता है वो सरफेस का 1.5 गुना आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, अगर इस केस में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ रिकैप कराए हैं, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, देखो कि वो आर है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों, देखो यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ और एक यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर का ग्राफ देखे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक
फिर ऐसे, तो R इज इक्वल टू आर मतलब सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, सुनना बच्चों, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो इस बार ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है एट सरफेस मिल रही है, ठीक है। चलो, अगर अपन पोटेंशियल की बात करते हैं बच्चों, तो जो पोटेंशियल का ग्राफ आ रहा है वो ऐसा आता है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये देखो R इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, मतलब सेंटर है, तो V एट सेंटर यहाँ मिला और V एट सरफेस यहाँ मिला, ठीक है। और ये जो नेचर है ये पैराबोलिक है ना, तो R इज इक्वल टू सेंटर से लेकर के सरफेस तक पैराबोला नेचर है, और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपर। यहाँ देखने वाली बात यह है बच्चों कि अगर सरफेस पे ये है तो इससे 1.5 गुना होगा, सरफेस पे था KQ/R और यहाँ पे होगा 1.5 गुना। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस ग्राफ का एक और नेचर है कि ये ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग है, ठीक, ऑलवेज डिक्रीजिंग इन नेचर, ठीक है, ग्राफ डिक्रीजिंग इन नेचर है। और देखो यहाँ पे जो V मैक्स मिल रहा है, देखो यहाँ पे जो V मैक्स मिल रहा है वो V सेंटर पे मिल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ मिलता है? सरफेस पे। और यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है? सेंटर पे। देखो ग्राफ से दिख रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो सवाल पूछा जा सकता है कि इस केस में E मैक्स और V मैक्स किस किस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो आप इजीली जवाब दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। चलो ठीक है, चलो कुछ नोट्स लिखते हैं बच्चों। नोट्स ये है कि अपन देख चुके हैं कि जो इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन था उसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो रहा था, उसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो रहा था, ठीक है। ये बात अपन देख चुके थे। चलो अपन ये भी देखे थे कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज था तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा था बच्चों वो KQ/R आ रहा था। क्या ये हमेशा आएगा? नहीं। अगर एग्जामिनर क्या किया बच्चों कि जो ब्रिंगिंग रेफरेंस है जहां से अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के ला रहे थे, अगर वो रेफरेंस ऑफ फ्रेम चेंज कर दे तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको KQ/R वो चेंज हो जाएगा। तो याद रखना वो जो क्यू चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट R पे जो पोटेंशियल KQ/R अपन डिफाइन किए थे उसका रेफरेंस कहाँ था? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0, ठीक है बच्चों। इसीलिए वो फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से ब्रिंग करके लाए? इन्फिनिटी से। लेकिन एग्जामिनर अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करता है तो सॉल्यूशन आपको वैसे नहीं बनाना होगा, ठीक है। उसका मैं अप्रोच बताता हूँ। जो नोट है बच्चों ये है, नोट ये है, जो पहला नोट है वो ये है कि इन above formulas we have थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना, in above formula we have taken reference at infinity and V infinity is equal to 0. If examiner changes the frame of reference, then
potential is calculated as below, as following. देखो ठीक है, देखो मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज है, हमने क्या किया, यहाँ एक पॉइंट है एक्स नॉट, यहाँ पे पोटेंशियल है वी एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। हाँ, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है बच्चों, वो है आर, ठीक है, जो कि इससे आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि वी आर की वैल्यू कितनी आ रही होगी। देखो अपन एक फॉर्मूला देखे हैं, इस ऐसे सवाल का अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सवाल को अप्रोच करने का एक कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको, ये वाली रिलेशन पता है बस, ये ऑलवेज अप्लीकेबल, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में अपन देखे थे कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 से 1, ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर v1 माइनस v2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यार होगा, देखो 2 से 1 इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है, ये आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ 1 से 2 होगा ना, ठीक है, ये लिख लो 2 से 1 है तो v1 माइनस v2, एक बार लिख लो 1 से 2, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मिटाओ और ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे लिखो सिंपल तरीके से, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है, 1 से 2, ठीक है, ये हमेशा अप्लीकेबल है। तो अपन इसको कैलकुलेट करें, वी आर माइनस वी एक्स नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर से लेकर के एक्स नॉट के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इसको सॉल्व करें बच्चों तो मिल रहा होगा, देखो के क्यूब बाहर निकाला, ठीक है, -1 अपॉन आर, ठीक है, आर से लेकर के एक्स नॉट तक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा होगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट। तो वी आर माइनस वी एक्स नॉट इज इक्वल टू के क्यूब 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अगर मैं वी आर कैलकुलेट करूँ तो वी एक्स नॉट प्लस के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट, ये वैल्यू निकल के बाहर आ रही होगी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दे तो अपने को ये रिलेशन से अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो जो दूसरा पॉइंट है बच्चों ये है कि अपन देखे थे कि अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, ठीक है, इनफाइनाइट सीट थी, ठीक है, अगर इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट था चार्ज का, तो उस केस में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन हो रहा था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल अपन डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। इसका क्या रीजन है, देखो इन केस, फिर सेकंड लिखना ना, ठीक है, देखो इन केस ऑफ in case of infinite charge distribution V infinity is not equal to 0, ठीक है। अब इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं डील कर चुका हूँ ना, लाइन चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो, ठीक है,
तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल इस बार जीरो नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए PD is defined and potential at a point is not defined, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफाइंड नहीं है तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों हमेशा अप्लीकेबल है। ये तो यहाँ भी अप्लीकेबल है, याद रखना, ये हर जगह अप्लीकेबल है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक सवाल देखते हैं हम। सवाल ये है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये आर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन है रखा हुआ। आपको ये बताना है what is the velocity of electron when it reaches to r distance from infinite line charge distribution, ठीक है। आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो वही वर्क डन विद ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में मैंने रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है बच्चों। तो इसको तो आप सॉल्व कर लोगे ना। तो देखो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, सॉल्यूशन बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन के केस में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, -E इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू -12 mv²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, E इंटू डेल्टा वी को तो अपन लिख सकते 2k लैम्डा लिखे थे ना, ln 2r/r, फॉर्मूला देख लेना, इज इक्वल टू 12 mv², ठीक है। इसको सॉल्व करते हो तो ये देखो कितना आ रहा होगा यार, होगा 4k लैम्डा E, ठीक है, ln 2 इज इक्वल टू mv²। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ रही होगी 4k लैम्डा E, ln 2 की वैल्यू जानते हो, डाल देना, ठीक है, डिवाइड बाई m। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको सॉल्व करते हो तो यार होगा 2√k लैम्डा E ln 2 डिवाइड बाई m, ठीक है बच्चों। ये आ रहा होगा, ठीक, ये आ रहा होगा स्पीड जब वो 2r डिस्टेंस जाएगा इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। चलो अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जहाँ से सवाल फ्रेम होता है, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in uniform electric field, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। कि अपने को देखना क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है, ठीक है बच्चों। देखो ये है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r1 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r2 है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इनके बीच का जो वैल्यू है वो मैं d देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपने को पता है बच्चों कि जो फोर्स होता है वो -du/dr होता है ना। तो अपन u को लिखे थे q इंटू ए, लिखे थे ना, ठीक है। u को क्या लिखा? q इंटू वी ना, सॉरी। यहाँ f को क्या लिखे थे? q इंटू ए।
यहाँ वैल्यू डालें बच्चों तो Q इंटू ई इज इक्वल टू लिख देंगे माइनस डी क्यू इंटू ई डिवाइड बाई डी आर, जो कट रहा है कैंसिल कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही होगी बच्चों माइनस डी वी बाई डी आर आ रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर डी वी निकालें बच्चों अपन, अगर यहाँ डी वी निकालें, अगर डी वी कैलकुलेट करें तो माइनस, ठीक है, ई डी आर आ रहा होगा, यहीं आ रहा होगा, ई डॉट डी आर आ रहा होगा। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो डी वी की वैल्यू मान लो V2 से V1 लिखा मैंने, ठीक है, और R1 से R2 लिखा, ई डॉट डी आर आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म है बच्चों, तो ये यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म है तो इसको बाहर निकालो, बाहर निकालोगे तो आपको मिल रहा होगा, यहाँ लिख दो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, ई को मैंने बाहर निकाला और डी आर लिखा और R1 से R2 लिखा। ठीक है, तो V1 माइनस V2 की जो वैल्यू आ रही है माइनस ई डॉट, डॉट था ना यहाँ, इसको मैंने बाहर निकाला था ई को, ठीक है, डॉट यार होगा R2 माइनस R1, कोई दिक्कत, माइनस ई डॉट R2 माइनस R1, यार होगा V1 माइनस V2। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बनेगा कि अगर V1 माइनस V2 आपसे पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू गिवन है, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट डेल्टा V निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन V2 माइनस V1 की वैल्यू लिखे हैं, V2 माइनस V1 लिखते हो तो ई डॉट R2 माइनस R1 आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत। तो जो डेल्टा V आ रहा होगा बच्चों इस केस में, ठीक है, तो डेल्टा V लिखोगे तो डेल्टा V लिखते हो तो ई इंटू डी आ रहा होगा, ई इंटू डी, ठीक है, ये आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, देखो इस बिहाफ पे एक सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल ये है बच्चों, देखो सवाल ये है ऐसा, सवाल ये देखो कि सवाल यहाँ लिखो, सवाल ये है कि ई की वैल्यू अपने को गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, R1 की वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप, और R2 की जो वैल्यू है बच्चों वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। आपको बताना है कि डेल्टा V कितना आ रहा होगा। ठीक है, इसका अपन सॉल्यूशन बनाए बच्चों, तो अपन देखे थे कि डेल्टा V की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, कितना आ रही है, ई डॉट, ठीक है, R2 माइनस R1। ठीक है, तो देखो यहाँ ई की वैल्यू डालोगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट लो, R2 माइनस R1 करो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप आ रहा होगा ना। चलो ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ से करते हो तो i कैप आ रहा होगा और प्लस j कैप प्लस 3k कैप, यही आ रहा होगा। चलो इसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हो तो 2j कैप प्लस 3k कैप की वैल्यू 0। ठीक है, k कैप के साथ जो यहाँ तो 0 है ना, तो 0 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 5 वोल्ट। तो जो डेल्टा V आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है बच्चों कि, ठीक है, सवाल ये है, देखना सवाल ऐसा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन है। ठीक है, देखो
ए पॉइंट यहाँ सब जगह ये होगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस है, ये थीटा है, ठीक है। ये बी पॉइंट है, यहाँ बी बी, तो यहाँ भी बी बी इक्विपोटेंशियल लाइन है, वी बी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अगर वी ए माइनस वी बी आपसे कैलकुलेट कराने को बोले कोई कि वी ए माइनस वी बी बताओ कितना आ रहा होगा, तो इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं बच्चों तो देखो कितना आ रहा होगा। वी ए माइनस जो वी बी आ रहा होगा बच्चों, वो आ रहा होगा इसका एलोंग ये जो डिस्टेंस है इसका क्या करोगे आप, एक कंपोनेंट लोगे। इसका तो दो कंपोनेंट आ रहा होगा, एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड और एक अलोंग द फील्ड। तो देखो इसको अगर अलोंग द फील्ड करें तो क्या आ रहा होगा, देखो क्या आ रहा होगा, ई आर कोस थीटा, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू आ रही होगी ई आर कोस थीटा, ये क्या है, ये आर कोस थीटा जो है ये है प्रोजेक्टेड डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। प्रोजेक्टेड डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो पहला केस था बच्चों ये था यूनिफॉर्म का, कि अपन डेल्टा भी देख रहे थे यूनिफॉर्म के केस में। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म केस में अगर डेल्टा भी कैलकुलेट करना हो तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो केस 2 है कि डेल्टा वी इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो अपने पास एक फॉर्मूला है कि डी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये बात अपने को पता है। चलो ये तो हर जगह अप्लीकेबल है, बस अपने को इसी तरह से इसी का अप्रोच लगाना है, इसी तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो एक सवाल से इसको समझते हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100/x0 है तो आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस एट x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है बच्चों। देखो ऐसा सवाल है, 5 मीटर पे v1, 10 मीटर पे v2, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग लाइक दिस, आपको डेल्टा भी निकालना है। तो देखो अगर इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो डी वी v1 से v2, ठीक है, इज इक्वल टू -5 to 10, ठीक है, ए डी एक्स, ठीक है। ए और बी में 0 डिग्री का रिलेशन होगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ 1/x का, तो इंटीग्रेशन अपन देख चुके हैं, तो ये 100/x आएगा, माइनस आएगा, बाहर ही कैंसिल हो जाएगा, 5 to 10। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो 100, ठीक है, 1/10 माइनस 1/5 यही आ रहा होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा होगा v2 माइनस v1 आ रहा होगा ना, v2 माइनस v1 की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो ये जो v2 माइनस v1 की वैल्यू आ रही होगी, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 10 और यहाँ पे 20 आ रहा होगा। तो ये देखो कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा -10 वोल्ट, -10 वोल्ट यही आ रहा होगा ना।